अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सहराए मोहब्बत नावल का पार्ट 9। होप सो अभी तक की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी और आगे की भी पसंद आएगी। तो हम बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। सुबह इनाया की आँख खुली तो दिलशाद की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते कल रात दिलशाद की बेबाकियाँ याद करते शर्म से पलकें झुका गई। फिर वहाँ से उठने की कोशिश करने लगी जो तकरीबन नामुमकिन था। दिलशाद इनाया को किसी तकिया की तरह खुद में भींचे सोया हुआ। दिलशाद का एक हाथ इनाया के सर के नीचे तो दूसरा हाथ इनाया के पेट पर था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब इनाया कामयाब नहीं हुई तो आगे झुकती दिलशाद के कान के करीब अपना चेहरा करती एकदम हल्की आवाज़ में चीखी, और इसकी चीख काफ़ी थी कि दिलशाद एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। कुछ देर तो सब समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब समझ आया तो गर्दन मोड़ कर अपनी खिलखिला कर हंसती हुई बीवी को देखने लगा जो कंफर्टर को पकड़े खुद को ढांपे हुए हंसती जा रही थी। दिलशाद ने इनाया को देखते सर झटक कर इनाया का बाजू पकड़ते कंफर्टर को इसके गिर्द ही लपेटे अपने करीब सीने के सामने किया और इनाया की कमर पर हिसार बना गया। बड़ी मस्ती सूझ रही है तुम्हें बेगम। दिलशाद ने इनाया के रुखसार को अपने लबों से छुआ जिस पर इनाया ने शर्म से नजरें झुका लीं। तो आप मुझे तकिए की तरह भींचे हुए थे, मुझे उठने ही नहीं दे रहे थे। इनाया ने नजरें उठाते दिलशाद की शिकायत दिलशाद से ही कर डाली जिस पर दिलशाद मुस्कुराया। तो तुम हो ही इतनी सॉफ्ट, मेरा दिल ही नहीं किया तुम्हें खुद से अलग करने को, दिलशाद ने कहा। तो इनाया ने दिलशाद को घूरा। डोंट डू दिस बेगम। दिलशाद ने इनाया की घूरी को किसी खाते में न लाते हुए इसे डबल घूर कर देखा जिस पर इनाया मुंह बसोर कर रह गई। अच्छा ये बताओ उठना क्यों था तुम्हें इतनी जल्दी, जो मेरी नींद भी ख़राब कर दी तुमने, दिलशाद ने कहा। तो इनाया ने दिलशाद को हैरानी से देखा। सुबह हो गई है और आपको ऑफिस जाना है, मुझे घर में कितने काम हैं, कल दाहिम और हाले का निकाह है और आप पूछ रही हैं जल्दी क्यों उठना था, इनाया ने कहा। तो दिलशाद ने इसके माथे पर लब रखे। होते रहेंगे काम भी, दिलशाद कुमार आलूदा लहजे में कहता इनाया की गर्दन पर अपनी शिद्दतों के निशान को देखते उंगली ट्रेस करता इनाया की गर्दन पर झुका। दिलशाद की हरकत पर इनाया के पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। आप मुझे बाहर जाना है, फ्रेश होना है, इनाया ने मज़ाहमत करते हुए बोला। तो दिलशाद ने इनाया को बेड पर झटके से लिटाते कंफर्टर खोलते इनाया के वजूद में खुद को छुपाया और इनाया के दोनों हाथों को पिन कर गया। साथ फ्रेश हो जाएंगे बेगम, अभी मुझे अपने बच्चों की तैयारी करने दो, तुम्हारे भाई को मामू भी तो बनाना है। दिलशाद इनाया के शर्म से लाल होते चेहरे को देखता, फिर इनाया की मामू वाली घुरी पर एक आंख विंग करता, इसकी गर्दन पर झुका। और हमारी इनाया इस सर फिरे खानज़ादा के सामने क्या ही कर सकती थी। तो हार मानती दिलशाद के सीने में मुँह छुपा गई। नमल सुबह उठी, सबके लिए नाश्ता लगा रही थी। जब काशान साहब जन्नत बेगम डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी नशिस्त संभाल गए तो आहान साहब भी वहां आते अपनी बेटी को देखते इस तक पहुंचे। नमल नसमझी से इन्हें देखने लगी। आहान साहब ने आगे बढ़ते अपने एक हाथ के हिसार से नमल को गले लगाया और ये पल जैसे नमल को साकत कर गया। इसे आहान साहब से बेजा बाप जैसी शफकत महसूस हुई। आहान साहब का एक आंसू टूटकर इनकी दाढ़ी में जज्ब हुआ और ये सामने से आते नौरेज ने भी देखा। वो भी पल भर को ठटक कर रह गया और अपने माँ बाप को देखने लगा जो खुद आहान साहब और नमल को जज्बातियत से देख रहे थे। आहान साहब की जैसे नज़र नौरेज़ की नासमझ नज़रों पर पड़ी तो वो अपना आंसू साफ करते नमल को खुद से अलहदा कर गए। आप में मुझे अपनी बेटी का अक्स नज़र आता है, माजरत बेटा मैंने आपको परेशान किया, आहान साहब ने लड़खड़ाती आवाज़ में बहाना पेश किया जिस पर नमल मुस्कुराई। तो नौरेज़ भी अपने चाचू को समझता अपनी बीवी के गिर्द हिसार बना गया। कोई बात नहीं चाचू, नमल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नौरेज़ ने आगे बढ़ते आहान साहब को एक के गले लगते नमल से कहा, नमल तुम मेरे चाचू को बाबा बोला करो, हमें अच्छा लगेगा। नौरेज़ ने कहा। तो नमल ने आहान साहब को देखा। पता नहीं क्या कैफियत थी जो नौरेज़ की बात पर नमल को भी खुश कर गई। आपको बुरा तो नहीं लगेगा, नमल ने आहान साहब से पूछा। तो इन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे खुशी होगी बेटा, आहान साहब ने कहा। तो नमल मुस्कुराई, जिसे देखते सब मुस्कुराए। तो चलें बाबा नाश्ता कर लें और मैं आज आपके साथ बैठकर नाश्ता करूंगी, नमल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अपनी बीवी की बात पर नौरेज़ ने नमल को घूरा जिस पर नमल ने नौरेज़ को आहान साहब से साइड पर करते खुद आगे बढ़ते आहान साहब के सीने पर सर टिकाया जिस पर नौरेज़ का मुंह हैरत से खुलकर रह गया। चुपचाप रहने वाली लड़की बीवी बनते ही अपने तेवर दिखा गई। आप मुझे घूरना बंद करें वरना मेरे बाबा आपको सज़ा दे सकते हैं, है ना बाबा, नमल ने नौरेज़ को घूरते इसे डराना चाहा और फिर आहान साहब को देखने लगी जो अपनी बेटी की बात और नौरेज़ के खुले हुए मुंह को देखकर बेख्तियार कहकहा लगा उठे जिनमें काशान साहब और जन्नत बेगम ने भी इनका साथ दिया।
बिल्कुल भई, जो मेरी बेटी कहेगी वही होगा। ये कशान साहब बोले तो नौरेज़ खफ़ा होता अपनी मामा के पास जाकर बैठ गया। ऐलान नमल से नाराज़गी का था, जिसे समझते ही नमल मुस्कुराई और राहत साहब के पास कुर्सी पर बैठ गई। वैसे बहुत मीसनी निकली तुम, अगर मुझे पता होता कि मेरे बाबा और चाचू को तुम अपनी साइड कर लोगी, मैं तुम्हारी मासूमियत पर कभी फ़िदा ना होता। नौरेज़ ने अपनी खाने में मसरूफ़ बीवी को देखते हुए कहा तो सब नौरेज़ के जेलस होने पर मुस्कुराए। शुक्रिया। नमल ने जैसे गर्दन अकड़ा कर दाद वसूल की। नमल के अंदाज पर कशान साहब और राहत साहब दोबारा कहकहा लगा उठे तो नौरेज़ ने भी अपनी बीवी की शरारत देखते मुस्कुराते सर झटका। दिलशाद, इनाया, हाले दाहिम और वहाब साहब और जन्नत बेगम सब नाश्ता कर रहे थे जब अचानक दिलशाद को कुछ दिन पहले वो पेशेंट याद आई तो वो दाहिम से पूछने लगा, दाहिम, इस कोमा पेशेंट लड़की की तबीयत कैसी है? अब दिलशाद बोला तो दाहिम ने जूस पीते दिलशाद को देखा। आपसे किसने कहा कि वो कोमा पेशेंट है भाई? दाहिम ने कहा तो दिलशाद, इनाया और हाले भी इसकी तरफ मुतवज्जह हुए क्योंकि सबको अच्छे से याद था। हाले ने ही कार में बिठाया था और घर आकर वहाब साहब और जरिश बेगम को भी कि वो औरत ये ही तो कह रही थी, जबकि इनाया का सामना नहीं हुआ था इस पेशेंट से क्योंकि वहाँ लाने के कुछ घंटों बाद ही इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि वजह तो कोई भी नहीं शिफ्टिंग की क्योंकि खानज़ादा हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मुहैया थीं। वो औरत तो यही कह रही थी। हाले ने कहा तो दाहिम मुस्कुराया। वो लड़की कोमा में नहीं है, वो लड़की ज़िंदगी ना जीने की उम्मीद खो चुकी है, इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं करती और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इसके साथ कुछ हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो इस कंडीशन का शिकार है। और इसके साथ जो लोग थे वो किसी ऑर्फनेज से ताल्लुक़ रखते थे, मतलब वो लड़की के अपने नहीं थे। अगर इस लड़की के सामने इसका कोई अपना या ऐसा शख्स आ जाए जिससे वो मोहब्बत रखती है, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। ये एक डिस्ट्रिक्ट कंडीशन है और बहुत कम लोगों के साथ ये पेश आती है। कुछ डॉक्टर इसे कोमा ही कहते हैं, लेकिन सर्जन इसके बारे में अलग इल्म रखते हैं। लेकिन हाँ, इस लड़की को एक दाहिम सबको तफसीलात से आगाह कर रहा था और सभी इसकी तरफ मुतवज्जा थे। दाहिम और भी शायद ज़रूरी कुछ बताने वाला था जब जरिश बेगम ने नम आँखों से इस लड़की के मुतालिक सोचते इसे और आगे कुछ ना सुनने की हिम्मत रखते सबसे कहा, नाश्ता करो सब, खाने के दरमियान ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है? दरिश बेगम ने खफा होते हुए कहा तो वहाब साहब समेत सभी मुस्कुराए। वो कितनी नर्म दिल थीं ये सभी जानते थे, इसीलिए सब नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुए। डेविल और आयत आयत की फरमाइश पर शॉपिंग पर मॉल आए थे और अमेरिका का डॉन मॉल में दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स थामे अपनी बीवी के पीछे पीछे कदम रख रहा था। इस वक्त अगर कोई माफिया वर्ल्ड से डेविल को देख लेता तो इसे डेविल डेविल नहीं, एक मजलूम शौहर लगता। आयशा और जैक आयशा की बड़ी बहन से मिलने गए हुए थे तो महक और शाम और फनिश में थे और आयत घर पर बोर हो रही थी तो इसने डेविल से एक फरमाइश शॉपिंग की कर डाली जिस पर डेविल बेजार था, लेकिन आयत ने ज़िद की थी नॉर्मल इंसानों की तरह शॉपिंग पर मॉल जाने की, जिसके सामने डेविल ने हथियार डाल दिए। ये एलीट क्लास मॉल था। आयत अपने लिए दहीम की मेहंदी पर पहनने के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही थी जब इस शॉप में नाया, हाले और नमल दाखिल हुई। जब इस शॉप में इनाया, हाले और नमल दाखिल हुई, आयत इन्हें देखती इनकी तरफ कदम बढ़ाती बेतहाशा खुशी से इनसे मिली, जिसमें डेविल ने भी इसका साथ दिया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस नोरिस। आयत ने नमल को छेड़ते हुए मुबारकबाद दी तो नमल शर्माती मुस्कुरा गई। भाभी आप ठीक हैं और भाई आपका ख्याल रखते भी हैं या नहीं? इनाया ने आखिरी बुटीक की मुलाकात को याद करते हुए कहा, जिस पर डेविल ने अपनी बहन को घूर कर देखा। इनाया ने तो आयत से बात भी की थी, फिर भी इसकी बहन दोबारा ये सब पूछ रही थी। इस खानज़ादा की सोहबत का अच्छा असर पड़ रहा है मेरी बहन पर, डेविल सोच ही सका। बहुत ख्याल रखते हैं, आयत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इनाया के साथ हाले और नमल भी मुस्कुराईं। आप लोग बताएं, हाले को का तो समझ में आता है, इसके पास अभी शौहर नामी इंसान नहीं, लेकिन आप दोनों के पास तो हैं, तो आप दोनों के शौहर कहाँ हैं? और वैसे हाले तुम भी ला ही सकती थी दाहिम को अपने साथ, मंगेतर तो है तुम्हारा। आयत ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया तो इनाया, हाले और नमल के साथ साथ डेविल भी नासमझी से इसे देखने लगा। अब क्या शौहर को शॉपिंग पर लाना इतना ज़रूरी था? क्यों? इनाया, हाले और नमल तीनों ने एक साथ आयत से सवाल किया, जबकि डेविल खामोशी से खड़ा रहा और आयत ने तो इन तीनों को ऐसे घूरा जैसे वो पागल हों। क्या मतलब क्यों? शौहर हैं तुम्हारे, इन लोगों का फ़र्ज़ है तुम्हें शॉपिंग करवाने का, जैसे जैन मेरे साथ आए हैं। अब 100 ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हम लोग सारी चीज़ें तो कैरी नहीं कर सकते। आयत ने अपनी लॉजिक बयान की, जिस पर डेविल तो अपनी बीवी के लॉजिक पर अशश कर उठा, लेकिन खामोश ही रहा। वो ख़वातीन के मामलात में पढ़ना नहीं चाहता था और फिर अपना मोबाइल सामने करता हर शाम की कॉल देखता साइड पर हो गया। लेकिन आयत तो इनाया, हाले और नमल को अपने फ़ायदे बताए जा रही थी कि इन तीनों ने बेख्तियार अपने शौहरों के शॉपिंग पर साथ ना लाने पर अफसोस किया। तो आयत ने इन्हें आइडिया दिया कि अफसोस क्यों करना, अभी कॉल करके बुला लें। तो सबसे पहले नमल ने नोरेज़ को कॉल मिलाई जो एक ही रिंग पर उठा ली गई। अस्सलाम
वालेकुम। नमल ने नौरेज़ की आवाज़ सुनते ही कहा, जिस पर ऑफिस में बैठा नौरेज़ मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम। लगता है मेरी बेगम का दिल नहीं लग रहा मेरे बगैर। खैर मेरा भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, ज़रूरी मीटिंग थी तो आना पड़ा। इतनी खूबसूरत बेगम को छोड़कर, नौरेज़ ने अपनी ही धुन में कहा, जबकि नमल ने नौरेज़ की तारीफ़ पर शर्माते रुख दूसरी तरफ किया, जिस पर आयत, हाले और इनाया ने अपनी हंसी छुपाई। तो इनाया ने इसे जल्दी जल्दी बात ख़त्म करने को कहा, क्योंकि इन्हें शॉपिंग के लिए लेट हो रहा था। नमल ने नौरेज़ से यहाँ आने के लिए कहा, तो नौरेज़ ने नरमी से मना कर दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरी मीटिंग थी। इसीलिए तो शादी के तीसरे दिन ही वो ऑफिस में था। नौरेज़ ने तो नमल से अचानक यूँ बुलाने पर सब खैरियत है पूछा भी था, जिस पर नमल ने कहा, वैसे ही मेरा दिल था आपके साथ शॉपिंग करने का, तो बस इसलिए। जिस पर नौरेज़ ने इसे फिर कभी शॉपिंग पर चलने की तसल्ली देते कॉल काट दी, जबकि नमल ने मोबाइल रखते आयत, हाले और इनाया को देखते नफ़ी में सर हिलाया। तो इनाया ने इसे हौसला देते अपने खानज़ादा को कॉल की, जो तीसरी कॉल पर दिलशाद ने उठाई, क्योंकि वो इस वक्त मीटिंग अटेंड कर रहा था। इनाया ने दिलशाद को कॉल मॉल आने का कहा, तो दिलशाद ने इनाया को कहा कि बेगम, मैं इस वक्त मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ और कुछ दिन दाहिम और हाले की शादी की वजह से ऑफिस नहीं आ सकूँगा, तो आज ही कुछ दिनों का काम निपटाना चाहता हूँ। और तुम अचानक बुला रही हो, कोई मसला हुआ है तो बताओ। जिस पर इनाया ने सब ठीक है कहा, तो दिलशाद ने नफ़ी में सर हिलाते कॉल काट दी, क्योंकि इसे एक और मीटिंग अटेंड करनी थी। इनाया ने भी कॉल रखते नफ़ी में सर हिलाया, तो हाले ने तो साफ ही कह दिया कि मैं नहीं करूँगी दाहिम को कॉल, वो वैसे भी अपनी शॉपिंग के लिए गया हुआ है और इसमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और कल ही तो इसने निकाह का इतना हसीन लहंगे का सरप्राइज़ दिया है मुझे। जिस पर आयत, नमल और इनाया ने हूटिंग की, तो हाले ने शर्माते फ़खरिया कॉलर झाड़े, जबकि आयत ने नमल और इनाया को दुखी देखते ये भी कहा कि आप लोग अफसोस ना करें, लेकिन अपने शौहरों को मेरी तरह काबू में रखें और कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा सर पर चढ़ाने की, और आज आएँ तो कोई चीज़ ज़रूर इनके सर पर दे मारें, ताकि दोबारा आप लोगों को मना करने की ज़रूरत ही ना करें, वरना ये ना हो शौहर अपनी मनमानियाँ करते फिरें। तो इनाया और नमल ने बेख्तियार अब इस बारे में सोचा, जबकि इनाया और नमल ने डेविल को भी देखा कि डेविल आयत से मार खा चुका है और डर कर रहता है, जो बेचारा इनकी सोचों से दूर अपनी बेगम के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में लगा हुआ था। और अगर डेविल को पता चल जाता इसकी बेगम इसकी बहन और नमल को टिप्स देते देते इसकी इज्जत का कचरा भी कर चुकी है, तो वो कभी अपनी बीवी को अकेले नहीं छोड़ता। जबकि आयत की इस तरह की बातों के शुरू होने से पहले ही हाले अपने लिए ज्वेलरी सिलेक्ट करने चली गई, तो डेविल अपनी बेगम के लिए मेहंदी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगा, क्योंकि इसे यकीन था आयत इनाया लोगों से बातों में और देर लगाएगी तो वो खुद ही ये काम कर ले। हाले ने इनाया और नमल को अपनी जाने मुतवज्जा किया, तो डेविल भी एक ड्रेस पैक करवाता आयत तक पहुंचा। आयत, हर शाम की बार बार कॉल आ रही है, चलें, मैंने तुम्हारी आखिरी शॉपिंग भी कर दी है। और इनाया, तुम लोगों के साथ गार्ड्स हैं या नहीं? डेविल ने पहले आयत और फिर इनाया से कहा, जिस पर इनाया ने डेविल को बेफिक्र रहने का कहा, क्योंकि इनके साथ गार्ड्स थे और डेविल को यकीन भी था अपने बहनोई पर, इसलिए पुरसुकून सा होता आयत के साथ बाहर कदम बढ़ा गया। जबकि इनके जाते ही नमल ने इनाया से कहा, भाभी, ये आयत भाभी कितनी लकी हैं, इन्हें जैन भाई जैसा शौहर मिला है, इनके साथ शॉपिंग पर भी आए हैं। जबकि नौरियस ने तो मुझे मना कर दिया। नमल और इनाया चाहे जितनी भी सोबर थीं, लेकिन थी तो औरतें ही, अपनी बात को अहमियत देने और अपने शौहरों की मजबूरियों को बहाना बनाने वाली, और यही काम वो दोनों मिलकर कर रही थीं। मेरा भाई जो है, लेकिन मेरे खानज़ादा ने भी मुझे मना किया, आने दो घर इन्हें, तो मैं बताती हूँ। इनाया ने पहले फ़ख्र और फिर कुछ सोचते हुए कहा, जबकि नमल के भी तेवर इनाया से कुछ अलग न थे। भाभी, आप लोग बुत बने बुत भाभी, आप लोग बुत बनने आए हो या मुझे शॉपिंग करवाने? हाले इनके पास आती हुई बोली, तो नमल और इनाया ने सर झटकते हाले के साथ शॉपिंग पर तवज्जो दी। अब आयत की लगाई आग नौरेज़ और दिलशाद की आज की रात में क्या इन्हें मज़े चखाने वाली थी, ये तो आज रात ही पता लगना था। दिलशाद शाम में घर पहुंचा, तो इनाया ने इससे कोई बात नहीं की और हाले के ही कमरे में घुसी रही, और ये ही हाल नमल का था। जन्नत बेगम ने नमल को रात तक इनाया की फरमाइश पर वहीं रुकने का कहा था, तो नौरेज़ भी डिनर करके नमल को साथ ले जाने के इरादे से वहाँ वेला आया था। तकरीबन नौरेज़ और दिलशाद के आने में कुछ ही मिनट्स का फ़र्क था। नौरेज़ ने भी डिनर के दौरान नोट किया था कि नमल इसे इग्नोर किए हुए है, जबकि दिलशाद तो एक दफ़ा भी इनाया के इसे ना देखने पर अच्छा खासा तप चुका था, जबकि वहाब साहब और जरिश बेगम जन्नत विला गए हुए थे। दिलशाद ने ही इनसे कहा था कि आप लोग जन्नत विला जाएं, क्योंकि काशान साहब अपने दोस्त को याद कर रहे थे और इन्होंने ही ये पैगाम मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। भाई, मुझे लगता है भाभी तुझे इग्नोर कर रही हैं। ये दाहिम था जो लाउंज में दिलशाद और दाहिम के साथ बैठा दिलशाद और
नोरेस के साथ बैठा चाय पी रहा था और दिलशाद के गुस्से और नोरेस के हैरान चेहरे और अपनी दोनों भाभियों के तेवर देखते नोरेस से बोला, मुझे भी यही लगता है, लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? नोरेस ने परेशानी से कहा। तो दाहिम ने दिलशाद को देखा जो खुद को रिलैक्स करने के चक्कर में था। भाई, आपको भी भाभी इग्नोर कर रही हैं। दाहिम ने दिलशाद के जले पर नमक छिड़का। अच्छा, मुझे लगा मुझ पर फूल बरसा रही हैं। दाहिम ने तंजिया मुस्कुराते जल भून कर कहा। तो दाहिम ने मुंह बसोरा। वो तो बेचारा इनसे हमदर्दी कर रहा था, लेकिन हाँ, ये बात अलग थी कि इस हमदर्दी में इसे बड़ा मज़ा भी आ रहा था। खैर, दिलशाद कभी किसी को अपनी हालत से मज़ा लेने दे, ये हो ही नहीं सकता। वो तो इनमें से है जो अपने साथ दूसरों को भी ले डूबे। सनम, हम तो डूबेंगे पर तुम्हें साथ लेकर। दिलशाद, ये हमारी बेगम है, इग्नोर क्यों है? बेगम हमें इग्नोर क्यों कर रही हैं? अब नोरेस ने दिलशाद को मुतवज्जा किया। पता नहीं यार, चल अपनी अपनी से पूछ लेते हैं, दिलशाद ने भी कहा। तो दिलशाद और नोरेस उठकर खाले के रूम की तरफ कदम बढ़ा गए, जबकि दाहिम भी जल्दी जल्दी इनके पीछे लपका। भाभी, नोरेस को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हालांकि मैंने एक दफ़ा भी इनसे बात नहीं की और अभी तक मुझे मनाने भी नहीं आए। नमल ने दुखी होकर इनाया से कहा, जो हाले के साथ इसकी शॉपिंग को तरतीब दे रही थी। आए तो दिलशाद भी नहीं। सही कहती हैं भाभी, शौहरों को काबू में रखना चाहिए। जैन भाई को देखा तुमने? भाभी के कैसे पीछे पीछे घूम रहे थे, और एक हमारे शौहर हैं, शॉपिंग से ही मना कर दिया, इनाया ने कहा। तो दिलशाद और नोरेस ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा। ये इनकी बीवियां थीं जो इनके सामने तो इनकी ज़ुबानें नहीं खुलती थीं, जबकि यहाँ बैठी शॉपिंग पर ना आने की बात पर इनकी शान में कसीदे पड़ रही थीं। और दिलशाद को तो डेविल पर गुस्सा आया। तुम्हारा भाई तो है ही बेगैरत, दिलशाद इनाया को घूरते हुए बड़बड़ाया, जबकि दाहिम ने अपनी हंसी पर बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई हुई थी। शादी के तीसरे दिन ही मुझे शॉपिंग पर ले जाने से मना कर दिया। नमल ने एक दफ़ा फिर दुखी होकर चेहरे के नीचे दोनों हाथ रखे। तो नोरेस को नमल पर टूट कर प्यार आया। दिलशाद ने भी, इनाया भी दुखी हुई। अरे यार भाभी नमल क्यों ऐसे दुखी हैं? इनको काम होगा कोई, वरना बुटीक में भी तो लेकर गए थे आप लोगों को, आज भी आ जाते। अब आप लोगों ने तो बुराइयां ही शुरू कर दी हैं। हाले ने इन्हें समझाना चाहा, जिस पर इनाया और नमल ने हाले को इस तरह घूरा कि हाले खुद शर्मिंदा हो गई, जबकि दिलशाद को अपनी बहन और नोरेस को अपनी दोस्त के साइड लेने पर मुस्कुराए। तुम्हें क्या पता हम पर क्या बीत रही है? तुम्हें तो दाहिम भाई जैसा शख्स मिल रहा है जो तुम्हें कल ही सब सरप्राइज़ दे चुके हैं, नमल ने कहा। तो हाले मुस्कुराई। तो इनाया ने भी इसे देखा, जबकि दरवाजे के दोनों साइड पर खड़े नोरेस और दिलशाद ने इनके कंधों पर हाथ रखे दाहिम को इस तरह घूरा कि इनका बस नहीं चला दाहिम को कच्चा चबा जाए, जो नमल की तारीफ पर दांतों की पूरी नुमाइश कर चुका था। वैसे वाकई काफ़ी बुरे हैं आप लोगों के शौहर, दाहिम ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, जबकि दिलशाद और नोरेस अभी भी दरवाजे के ओट में थे तो इन लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे। दाहिम मुस्कुराता इनाया के सामने सोफे पर बैठ गया, लेकिन दाहिम की बात पर नमल और इनाया ने मुंह के डिज़ाइन बनाए। कोई नहीं, मेरे खानज़ादा तो बहुत अच्छे हैं, इनाया ने दिलशाद को याद करते फ़ौरन इसकी साइड ली। माना कि वो आयत की बातों में बहक गई थी, लेकिन आयत भी ये कहाँ चाहती थी? वो तो बस इतना चाहती थी कि डेविल की तरह इनके शौहर भी इनकी बात माने, और इसका मतलब ये भी नहीं था कि इनाया अपने शौहर की बुराई सुने। जबकि इनाया की इस तरह साइड लेने पर दिलशाद मुस्कुराया, जबकि नमल ने भी अपने शौहर की साइड ली और इसका भी यही हाल था। नोरेस भी बहुत अच्छे हैं, वो तो मैं जज्बाती हो गई थी बस, नमल ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो दिलशाद और नोरेस भी वहाँ नमूदार हुए। हमें नहीं पता था हमारी बेगमात सिर्फ शॉपिंग वाली बात को लेकर इतनी हमसे बदगुमान हो जाएंगी। नोरेस की आवाज़ पर नमल ने इसे देखते शर्मिंदगी से सर झुका लिया, जबकि नोरेस ने आगे बढ़ते नमल को एक हाथ के इशार में लेते कहा, और अब तारीफ भी कर दी है तो हिसाब बराबर हो गया, नोरेस ने कहा। तो नमल मुस्कुराई, जबकि इनाया तो मुसलसल दिलशाद की घुरियों में थी। दिलशाद कुछ कहता कि दिलशाद के मोबाइल पर रिंग हुई। दिलशाद ने मोबाइल कान से लगाते कहा, ठीक है मैं आता हूँ। दिलशाद ने कहते फ़ोन रखा। तो दाहिम ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं भाई इस वक्त? दाहिम के सवाल पर दिलशाद ने कहा, नोरेस और मेरे कंबाइन बिजनेस में जो इस्लामाबाद के कच्चे रास्ते पर फैक्ट्री है वहाँ आग लग गई है, तो वहीं जा रहा हूँ, दिलशाद ने कहा। तो नोरेस ने भी कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, जिस पर दिलशाद ने सिर इस बात में हिलाया। दाहिम तुम घर पर रहना, मॉम डैड भी आते ही होंगे बस जन्नत विला से, और नमल आपको नोरेस यहीं से पिक कर लेगा, तो आप इस वक्त ड्राइवर के साथ बाहर नहीं जाइएगा, जिस पर दाहिम ने इस बात में सिर हिलाया। तो दिलशाद और नोरेस दोनों ने ही अपनी अपनी बेगम के पास पहुँचते ही कहा, अपना ख्याल रखना। दिलशाद और नोरेस के एकदम से ये अल्फाज सुनते इनाया और नमल मुस्कुरा दी, जबकि दिलशाद ने हाले से भी यही कहा और जल्दी से बाहर कदम बढ़ा गए।
दिलशाद, जो तुम कर रही हो वो क्या सही है? और अभी हमें ये भी नहीं पता इस कहानी में कौन कौन विलन है। तुम्हारा कदम कुछ लोगों को तुमसे नफ़रत करने पर मजबूर भी कर सकता है, और तुम इस कहानी के इख्तिताम से बेखबर हो। इस कहानी में तुम्हारा किरदार जलकर राख भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी क्या कर रहा है? नौरेज़ ने दिलशाद के साथ बाहर पोर्च में कदम रखते हुए कहा, जबकि दिलशाद मुस्कुराया और दोनों हाथ पॉकेट में डालता रुककर नौरेज़ की तरफ पलटा। जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। और दिलशाद ने कहते लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द की और बात जारी रखी। हर कोई कहानी के अख्ताम तक एक किरदार से मोहब्बत करे, ये ज़रूरी तो नहीं। दिलशाद मुस्कुराया और कदम आगे लेता अपनी लैंड क्रूज़र में बैठ गया, जबकि नौरेज़ भी अपने दोस्त को फ़िक्रमंदी से देखता इस तक पहुँचा और पैसेंजर सीट खोलता नशिस्त संभाल गया। ये मंजर है डेविल के पैलेस का, जहाँ इस वक्त सिर्फ आयत, आयशा और महक मौजूद थे, क्योंकि जैक, हशाम और डेविल अपने आदमियों पर हमले की खबर सुनते वहाँ से निकल चुके थे, जबकि वो तीनों लाउंज में बैठी इन्हीं का इंतज़ार कर रही थीं। जब अचानक हर सू अंधेरा छा गया और कुछ आदमियों के कदमों की आवाज़ इन तीनों को अपनी तरफ बढ़ती महसूस हुई। आयशा ने आयत के हाथ को ज़ोर से पकड़ा, जबकि महक अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। इतने में लाइट जगमगाई और बहुत से आदमियों को इन्होंने अपने अतराफ़ में खड़ा पाया। हथियारों से लबरेज के दो औरतें और एक लड़की इनके अतराफ़ से निकली, जिनमें से दो को तो आयत और आयशा जानते थे, क्योंकि वो आयत की सौतेली माँ और बहन थीं, जबकि एक औरत को आयत, महक और आयशा तीनों से कोई भी नहीं पहचानता था। गुड टू सी यू डेविल क्वीन, तीनों ने यकजुबान होकर कहा। तो महक और आयशा ने आयत को देखा, जो खुद घबराई हुई थी। आयत की आंखों में खौफ था, लेकिन फिर आयत मुस्कुराई। आयत के चेहरे पर एक फातिहाना चमक उभरी और आंखों में चमचमाहट, जिसे देख महक और आयशा को भी जहाँ आयत से खौफ आया। फिर इन्होंने देखा कि आयत ने आयशा का हाथ झटके से अपने हाथ से हटाया और उठ खड़ी हुई और इनके सामने खड़ी हुई, जिसे देख आयशा और महक को कुछ तसल्ली हुई। लेकिन फिर गुड टू सी यू टू चलें। और अब आयत पलटी थी और इन तीनों के आगे खड़ी हुई, जो महक और आयशा को हैरानी में देख मुस्कुराई थीं। आयत ने अपने बाल दोनों हाथों से पीछे झटकते अपने पहलू में हाथ बांधे। आयत, क्या कह रही हो तुम? आयशा ने नासमझी से पूछा। कहानी के अख्ताम के मुंतज़िर लोग ये कैसे भूल गए? कहानी का अख्ताम तो इंटरवल के बाद होता है, और इस कहानी के इंटरवल की शुरुआत आज अभी और इसी वक्त आयत सिद्दीकी ने कर दी है। मैं इस कहानी की हीरोइन नहीं, मैं इस कहानी की विलन हूँ, डेविल क्वीन, आयत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आयशा और महक को आज वो अपनी आयत बिल्कुल नहीं लगी, और आयत का आज अपना पुराना नाम दोहराना इस कहानी को किस मंजर में बदल देगा, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकर आओ इन्हें। आयत ने ये कहते ही पलटी तो तनाविश, मिसेस सिद्दीकी और मिसेस मलिक भी इसके पीछे बाहर की तरफ कदम बढ़ा गईं, जबकि आयशा और महक आंसू बहाते हुए आयत को पुकारे जा रही थीं। जब दो आदमियों ने आगे बढ़ते महक और आयशा को इंजेक्ट किया। नौरेज़ और दिलशाद फैक्ट्री पहुंचे तो वहां आग का नामो निशान नहीं था। ये तो वो पहले से ही जानते थे। अपने गार्ड्स और सिक्योरिटी को वहां ज़ख्मी देखते, और इनके अतराफ़ में गांव के हुलिये में आदमी थे जिनके हाथों में असलहा था, लेकिन वो भी दिलशाद और नौरेज़ से अंदर कदम बढ़ा गए, और वहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ते इन्हें रोक सकें। जबकि फैक्ट्री के अंदर चंद कदम रखते ही दिलशाद और नौरेज़ ने अंदर कुर्सी पर बैठे एक शख्स को देखा, जो काले शलवार कुर्ते में मलबूस था। इसकी कमर पर चाकू रखने वाला कमरबंद बंधा था, और वो शख्स दोनों हाथों को आपस में फंसाते नीचे झुकाए टांग पर टांग जमाए बैठा था। नौरेज़ और दिलशाद को देखते वो शख्स कुर्सी पर टेक लगाता सीधा हुआ और मुस्कुराकर नौरेज़ और दिलशाद को देखने लगा, जो इसकी ही तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इस शख्स के माथे पर लातादाद बल पड़े कि ये लोग इतने पुरसकून कैसे कदम उठाते इस तक आ रहे हैं। फिर अपनी हैरानी पर काबू पाते वो शख्स नॉर्मल तासुरात से इन्हें देखने लगा। गेट से सामने से आते दिलशाद और नौरेज़ ने अतराफ़ से कुर्सियाँ उठाते घसीटते हुए इस शख्स के एन सामने रखते दोनों ही कुर्सियों पर एक साथ बराजमान हुए और टांग पर टांग चढ़ाते इस शख्स को देखने लगे, जो इन दोनों के स्टाइल को गुस्से से देखता। फिर पहले दिलशाद को देखता और फिर नौरेज़ को देखते मुस्कुराया। ज़हे नसीब, जो तुम दोनों का दीदार हुआ, इस शख्स ने कहा। तो दिलशाद ने नागवारी से इसे देखते कहा, ओह मजनू की नाजायज़ औलाद, आओ मजनू की नाजायज़ औलाद, जल्दी जो बकना है, दिलशाद ने कहा। तो इस आदमी के पीछे खड़े दो आदमियों ने गन्स लोड करते दिलशाद की तरफ रुख किया, जिस पर इस शख्स ने हाथ उठाते इन्हें रोकने का इशारा किया। तो वो आदमी गन्स नीचे कर गए। तुम लोगों को ताज्जुब तो होगा अनजान शख्स को अपनी मिल्कियत में देखने पर, इस शख्स ने कहा। तो दिलशाद फिर मुस्कुराया। हमारी मिल्कियत पर अक्सर कुत्ते दुम हिलाते बैठे रहते हैं, तो ताज्जुब कैसा? दिलशाद के तंज पर नौरेज़ का
कहा गूंजा, जबकि सामने बैठे शख्स ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। तुम लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हो, मेरे एक इशारे पर तुम लोगों के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे, इस शख्स ने कहा। तो इस दफ़ा नोरिस बोला, ओह अच्छा, हम तो डर गए। चिच चिच, हम तो नहीं डरे, लेकिन अब तू ज़रूर डरेगा। नोरिस पहले अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता, फिर नफ़ी में सर हिलाता, अपने हाथ नीचे करता, मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता इस शख्स के सामने कर गया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डेरे पर आग लगाने की? वो शख्स वीडियो देखता धाड़ की आवाज़ से अपनी कुर्सी पीछे धकेलते उठा तो नोरिस और दिलशाद ने इसकी धाड़ पर शहादत की उंगली अपने कान पर मस ली। चिल डूड, अभी तो और भी बहुत कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, और तुम्हें क्या लगा हमें झूठी खबर दोगे तो हम इतने बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारी चाल में फंस जाएंगे? दिलशाद ने कहा। तो वो शख्स वापस दिलशाद और नोरिस को गुस्से से घूरता अपनी जगह संभाल गया। जब तुम्हें पता था ये चाल है तो क्यों आए हो यहाँ? वो शख्स बोला। तो नोरिस ज़रा आगे हुआ। मेरे चाचू कहाँ हैं? नोरिस ने पूछा। तो वो शख्स मुस्कुराया। मेरे कब्ज़े में। वो क्या है ना, वो किसी को ढूंढते हुए आए थे मेरे इलाके में, और मैं भी एक चीज़ ढूंढ रहा था। लेकिन पता है हमारी तलाश में फ़र्क क्या है? इनकी तलाश अब नामुमकिन है, जबकि मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। वो शख्स मुस्कुराया तो नोरिस भी मुस्कुराया। अपने आदमियों से कहो मेरे चाचू को अभी इसी वक्त यहाँ लेकर आएँ, वरना तुम्हारा बेटा जिस हॉस्पिटल में है वहाँ मेरे आदमी पहरा दे रहे हैं, और आग जैसे तुम्हारे डेरे पर लग सकती है, आग वैसे ही तुम्हारे बेटे के हॉस्टल रूम में भी लगाई जा सकती है, नोरिस ने कहा। तो इस शख्स ने बेयकीनी से नोरिस को देखा, लेकिन फिर मुस्कुराया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी बीवियाँ हमारे कब्ज़े में आ चुकी हैं इस वक्त, वो शख्स बोला। तो दिलशाद और नोरिस इसे देखते मुस्कुराए। तुम वो काम करो जो हम कह रहे हैं, तुम्हारी धमकियों को सुनने का वक्त नहीं है हमारे पास। और रही हमारी बीवियों की बात, इनकी हिफाजत हम अच्छे से कर सकते हैं। फ़िलहाल तुम अपने बेटे की फ़िक्र करो। अगर रहान चाचू 10 मिनट में हमारे सामने नहीं आए तो 20 मिनट बाद तुम्हारे बेटे की मौत की खबर तुम तक पहुँच जाएगी, दिलशाद ने कहा। तो वो शख्स फ़ोन निकालता अपने आदमियों को कॉल करता जल्दी आने का कह गया। तुम लोगों को अपनी बीवियों की फ़िक्र नहीं, वैसे हमसे डरना चाहिए तुम लोगों को, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। खैर, वो शख्स फ़ोन रखते दिलशाद और नोरिस से बोला, जिन्हें तुम हम कह रहे हो वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इस्तेमाल कर चुके हैं। दिलशाद ने इस शख्स की बात काटते हुए तंज से कहा। तो इस शख्स ने इसे नासमझी से देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? इस शख्स ने नोरिस और दिलशाद को देखते हुए कहा। इन लोगों ने तुम्हें नमल की मालूमात से सिर्फ इसलिए ढूंढा कि तुम हमें यहाँ कुछ वक्त के लिए उलझा सको, नमल के माजी को लेकर, और इन्हें यही लगता है कि हमें नमल के बारे में कुछ नहीं पता और हमें यहाँ उलझा कर वो हमारी बीवियों को किडनैप कर सकें। लेकिन वो ये नहीं जानते, हम ये सब तो जानते हैं, बस इन दुश्मनों के नाम जानने हैं हमें, और हम लोग यहाँ आते भी नहीं। बस इत्तेफाक ये हुआ कि आज तुम पर किस्मत मेहरबान थी और मेरे चाचू तुम्हारे हाथ लग गए, और हम सिर्फ यहाँ चाचू के लिए आए हैं। इस दफ़ा नोरिस ने कहा। तो इस शख्स के माथे पर बल पड़े। वो लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इन्होंने वादा किया है मुझे नमल देने का, और मुझे तुम पर ज़रा बराबर यकीन नहीं, वो शख्स बोला। तो दिलशाद और नोरिस मुस्कुराए, जिस पर वो शख्स नोरिस को देखते इससे मुखातिब हुआ। नोरिस का शान यूसुफजई, तुम तो मेरे रकीब हो यार, फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारी और मेरी नमल बिल्कुल ठीक होगी, वो शख्स बोला। तो नोरिस की आंखों में लहू दौड़ गया और खड़ा होता इस शख्स को गिरेबान से पकड़ता, फिर अपने मुकाबिल खड़ा करता, एक पंच रसीद करता, दोबारा इसे इसकी कुर्सी पर लड़खड़ा कर गिरने पर मजबूर कर गया, इस बात की परवाह किए बिना कि इस आदमी के चेले गंज पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके हैं। अगर मेरी बीवी का नाम दोबारा अपनी गंदी ज़ुबान से लिया तो शम्स रफ़ाकत में मैं तुम्हारी बोटियाँ चील कब्रों को इस तरह पेश करूँगा कि इन्हें निगलने में ज़रा बराबर भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नोरिस बोला। तो सामने बैठा शख्स बेयकीनी से नोरिस को देखने लगा। वो इसके बारे में जानता था। शम्स के तासुरात को पढ़ते दिलशाद मुस्कुराता कुर्सी से उठा, जबकि नोरिस एक जताती नज़र शम्स पर डालता रुख फेर गया। जब शम्स के 2 और आदमी आहान साहब को लेकर अंदर दाखिल हुए तो नोरिस और दिलशाद ने देखा कि आहान साहब के दोनों हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। आहान साहब के ड्राइवर ने ज़ख्मी हालत में कॉल करते नोरिस को बताया था। आहान साहब इस जगह पर आए हैं और कोठे पर जाते ही इनको अगवा कर लिया गया है और ड्राइवर को भी बुरी तरह ज़ख्मी करते सड़क पर फेंक दिया है, जिसे सुनते नोरिस ने घर में किसी को ना बताते अपनी फैक्ट्री के आदमियों से पता लगवाया, क्योंकि इस कोठे की हदूद से कुछ ही दूर फैक्ट्री और गांव था। तो मालूम हुआ कि शम्स रफ़ाकत के खेतों के बीच फार्म हाउस पर आज सुबह ही किसी को लाया गया है, और इस नाम से तो दिलशाद नोरिस को कब का वाकिफ़ करवा चुका था। जब नोरिस ने खानज़ादा एम्पायर में दिलशाद के सामने नमल के लिए मोहब्बत का एतराफ़ किया था, नोरिस को नमल का सच जानते भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक शिकवा था कि नमल ये बात खुद बताती नोरिस को, जिसको पढ़ते दिलशाद ने नोरिस को समझाया कि जो नमल फेस कर चुकी है कोई भी लड़की इन हालात में ऐसा ही करती। तो नोरिस समझता इस बात में सर हिला गया। वाकई नोरिस का शान यूसुफजई आला ज़र्फ़ मर्द
मर्दों में सरफ़हरिस्त था। इस जैसी मोहब्बत कोई शायद ही कर सकता था। नौरेज़ ने सारा माजरा दिलशाद को बताया तो दिलशाद ने इसे चुप रहने और सामने से कोई जब तक कुछ नहीं करता खामोश रहने का कहा, क्योंकि दिलशाद की इत्तला के मुताबिक दिलशाद के घर पर हमला होने वाला था। इसे अंदाज़ा था कि वो लोग अगर इतनी ताकत रखते होंगे जो दिलशाद वहाब खानज़ादा के घर पर हमले की हिम्मत रखते हैं तो बात किसी भी हद तक ख़तरनाक हो सकती है। और ये भी इत्तला मिली थी कि इन्हें ट्रैप किया जाएगा घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि दिलशाद दाहिम और नौरेज़ के होते दिलशाद के दुश्मन कभी भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन दिलशाद को अब इन दुश्मनों को मंजर आम पर लाना था, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस कहानी के मनफी किरदारों को जान नहीं पाया था। इसलिए तो सारी प्लानिंग तैयार कर रखी थी। वो ऐसा शख्स था जो दुश्मन के जाल में अपनी मर्ज़ी से फंसते मुकाबिल का मजाक उड़ाता था। तुम्हें लगता है हम तुमसे बेखबर हैं, ख्याल अच्छा है, लेकिन अफसोस ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल ही था। हमने तुम लोगों को छूट दी सिर्फ इसलिए कि हम देखना चाहते थे हमारे दुश्मन कौन कौन है, और तुमसे तो मैं इस दिन से वाकिफ़ हूँ। शम्स रफ़ाकत जिस दिन नमल नौरेज़ से टकराई थी, इस फैक्ट्री में नौरेज़ नहीं लेकिन अक्सर मैं आता रहता हूँ, और इस दिन इत्तेफाक था जब मैं नमल के हम तक पहुँचने पर 2 दिन बाद यहाँ आया था और तुम्हारे आदमी नमल की तस्वीर दिखाकर सब लोगों से मालूमात ले रहे थे, और वो तस्वीर इत्तेफाकन मेरे सामने भी आ गई। और मालूमात निकलवाने पर मुझे पता चला कि नमल तुम्हारी गंदी नज़रों से सताई मजबूर लड़की है जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए मेरे दोस्त से टकराई। और देखो शम्स रफ़ाकत, अल्लाह के खेल, अल्लाह ने इसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ भी एक मर्द को बनाया और तुम जैसे नामर्द से इसकी हिफाजत की। दिलशाद अपना रुख सीधा करता बोला तो शम्स अपनी इस कदर बेइज्जती पर खुनख्वार नज़रों से दिलशाद को देखने लगा, जबकि खान साहब अपने भतीजे को वाकई अल्लाह ने इनकी बेटी को आला ज़र्फ़ मर्द से नवाजा था। जिसकी हिफाजत की बात कर रहे हो तुम लोग, वो तवाइफ़ है। ऐसी लड़की को अपनी घर की इज़्ज़त बनाओगे, ऐसी लड़कियों को कोठे की ज़ीनत। शम्स रफ़ाकत कुछ और गंद भी बकता कि आहान साहब खुनख्वार लहू देती नज़रों से शम्स की तरफ झपटे, जिनको इनके अतराफ़ में 2 आदमियों ने जकड़ लिया। लेकिन नौरेज़ ने तो शम्स रफ़ाकत के कमरबंद में अटके चाकू को झटके से निकालता, शम्स का जबड़ा दबोचता, फिर एक पंच से कराहने पर मजबूर करता। शम्स रफ़ाकत की ज़ुबान को अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियों में पकड़ता, शम्स की ज़ुबान को काट कर किसी कसाई की तरह अपने जूते के पास पटक गया। वो हमेशा सोबर रहने वाला यूसुफ़ज़ई अपनी बीवी की तज़लील करने वाले की अपने हाथों से आज ज़ुबान काट चुका था। जबकि नौरेज़ की सारी कार्रवाई को देखते शम्स के आदमी जैसे नौरेज़ को टारगेट करने लगे। दिलशाद झटके से गन निकालता इन 2 आदमियों के सीधे दिल और आहान साहब को पकड़े एक की पेशानी पर वार कर गया और दूसरे के सीने पर। तो बाहर शम्स के आदमी आवाज़ सुनते अंदर भागे और दिलशाद पर हमला करने लगे। दिलशाद बड़ी महारत से इन्हें मौत के घाट उतार रहा था, जिसमें नौरेज़ भी साथ दे रहा था कि एक आदमी ने नौरेज़ और दिलशाद पर फायर किया, जब पीछे से किसी ने इन 2 आदमियों पर एक साथ गोली चलाई। दिलशाद और नौरेज़ ने मुड़ कर देखा तो वो 2 आदमी पेट पर गोली लगने के बायस घुटनों के बल ज़मीन पर गिरे तो गोली चलाने वाले नज़र आए, और वो कोई और नहीं डेविल और हशाम थे। जीजा जी हमारा इंतज़ार भी नहीं किया, डेविल मुस्कुराता दिलशाद से बोला तो दिलशाद ने सर झटका, तुम मेरी ज़ौजा हो जो मुझ पर तुम्हारा इंतज़ार फ़र्ज़ है। दिलशाद ने कहा तो हशाम ने मशीनों की ओट में छुपने वाले आदमी पर गोली चलाई। तो नौरेज़ ने बेजारियत से बोला, यार हमारे पास और भी काम है, खुदा का वास्ता मियाँ बीवी वाली लड़ाई शुरू मत कर देना आप। नौरेज़ बोला तो दिलशाद मुस्कुराता डेविल को देखने लगा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं मर कर भी इसे बीवी ना बनाऊँ। दिलशाद बोला तो नौरेज़ नफ़ी में सर हिलाता खान साहब की तरफ कदम बढ़ा गया, जो हैरानी से इन लोगों को ही देख रहे थे। जैसे मैं तो मरा जा रहा हूँ ना, ज़नाना कपड़े पहनकर तुझ पर फ़िदा होने को। डेविल जल कर बोला तो हशाम आगे हुआ, चलते हैं अब बाहर आदमियों को तो वैसे ही ठिकाने लगा चुके हैं हमारे बंदे, अब इसका बताओ नौरेज़ क्या करना है। हशाम बोला तो डेविल और दिलशाद ने सर झटका, जबकि आहान साहब नौरेज़ को देखने लगे जो शम्स रफ़ाकत को कराहते हुए देख रहा था। इसके मुँह के नीचे हर जगह पर ज़ारो-कतार खून लगा हुआ था। इसे इस हाल में ही छोड़ दो। अब वैसे भी ये काम किसका, इसने हमें गलत खबर दी इन लोगों के कहने पर, जिन्हें ये खुद नहीं जानता। मैं इसका मोबाइल ट्रेस करवा चुका हूँ पहले ही। नौरेज़ बोलता शम्स रफ़ाकत के पास कदम उठाते पहुँचा। दोबारा अब किसी भी औरत के बारे में गलत मत सोचना, गलत बोलने की सज़ा ने तो ज़ुबान छीन ली, ये ना हो गलत सोचने की सज़ा अल्लाह तुम्हें मफलूज बना कर दे। नौरेज़ बोलता पलटा तो सभी इसके पीछे पलट गए और कदम आगे बढ़ा गए। नौरेज़ बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नौरेज़ आहान साहब और दिलशाद की लैंड क्रूज़र में बैठे तो आहान साहब ने नौरेज़ को मुखातिब किया। वो नमल की सच्चाई और यहाँ आने का मकसद नौरेज़ को बताना चाहते थे। दिल ने अल्लाह का बार बार शुक्र अदा किया कि इनका भतीजा जब इतनी सच्चाई जानने के बाद इनकी बेटी को अपनाए हुए है, इससे इतनी मोहब्बत करता है, तो वो अब अपना और नमल के रिश्ते का सच भी इन्हें बता दें। इनकी बात सुनते नौरेज़ ने बैक सीट पर बैठे आहान साहब को देखा। जी चाचू कहें, नौरेज़ बोला तो दिलशाद ने भी गाड़ी स्टार्ट की। डेविल और
हशाम 2 मिनट पहले ही वहाँ से अपनी गाड़ियों के साथ जा चुके थे, जबकि इनके आदमी वहाँ लाशों को ठिकाने लगा रहे थे। नमल मेरी सगी बेटी है और मैं यहाँ नमल की माँ और अपनी दूसरी बीवी को ढूंढने आया था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। आहान साहब ने बोलना शुरू किया तो दिलशाद और नौरेज़ बेयकीनी और हैरानी से सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। चाचू, मुझे आपसे और नमल से सिर्फ एक शिकायत है। नमल ने अपनी पहचान छुपाई तो आपने अपने और नमल के रिश्ते की सच्चाई। नौरेज़ ने काफ़ी देर बाद खुद को कहते सुना, जिस पर आहान साहब शर्मिंदगी से रुख फेर गए। लेकिन मैं नमल से नफरत नहीं करता, इसलिए ना आपसे कर सकता हूँ। आप दोनों मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं और आप हर हवाले से नमल के मामले में बेफिक्र रहें। वो मेरी बीवी, मेरी इज़्ज़त है। मैं वादा करता हूँ हाँ, मैं वादा करता हूँ आपसे, आपकी बेटी की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूँगा। नमल, हाले और इनाया भाभी किडनैप हो चुकी हैं। अभी हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जल्द ही हम अपने दुश्मनों तक पहुँचकर इन्हें हिफाजत से वापस ले आएंगे। नौरेज़ आहान साहब की शर्मिंदगी और नमल के लिए फ़िक्रमंदी देखकर बोला तो आहान साहब ने मुस्कुराते दिलशाद और नौरेज़ के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे। मुझे नहीं पता तुम लोगों के कौन दुश्मन है और ये दुश्मन किस वजह से बने हैं, लेकिन मेरी दुआ है तुम फ़तह पाओ दुश्मनों पर, आहान साहब ने कहा तो नौरेज़ और दिलशाद ने मुस्कुराते आमीन कहा। दिलशाद और नौरेज़ जन्नत विला में आहान साहब को छोड़ते, सिक्योरिटी चेक करते और काशान साहब, वहाब साहब, ज़रिश बेगम, जन्नत बेगम सबको ही तसल्ली देते और ये भी कहते कि सब ठीक है और इनाया लोगों को भी वो जल्द ही ले आएंगे। अब वहाँ से निकले थे। दिलशाद की लैंड क्रूज़र अब एक सरसब्ज़ ज़मीन के गिर्द एक फार्म हाउस का तयन कर रहे थे। दिलशाद की लैंड क्रूज़र अब फार्म हाउस के अहाते में रुकी। ये फार्म हाउस नौरेज़ का था। यहाँ वो अक्सर पुरसुकून फ़िज़ा के लिए आते रहते थे, लेकिन इस वक्त वो यहाँ किस लिए आए थे ये तो वही जानते थे। दिलशाद और नौरेज़ ने फार्म हाउस का दरवाज़ा खोलते अंदर कदम रखा तो वहाँ पहले से ही हल्की हल्की रोशनी थी। फार्म हाउस के अंदर आते ही मेन डोर को बंद करते लाउंज की सिमत बढ़े। लाउंज में सोफ़े पर दिलशाद ने दाहिम, डेविल, हशाम और जैक को देखते अपने कोट के बटन खोलते, कोट उतारते साइड पर किया और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते डेविल के सामने वाले सोफ़े पर बैठ गया, जबकि नौरेज़ हशाम के बराबर में आकर अपना कोट पीछे करते बैठा। अब क्या करना है, जैक ने पूछा तो सबसे पहले दाहिम ने मोबाइल से सर उठाते जैक को जवाब दिया, डांस। दाहिम बोला तो हशाम का कहकहा गूंजा, क्योंकि जैक की शक्ल कड़वे बादाम जैसी हुई थी। जैक और दाहिम की बनती जो नहीं थी। लगता है छोटे खानज़ादा को अपनी शादी ना होते देख दुख से देवदास बनकर नाचना है। डेविल ने बोला तो दाहिम ने मुंह बसोरा, कुत्ते की मौत मारूंगा, एक बार हाथ लग जाए, मासूम की बद्दुआ ली है इन्होंने। शादी होने देते, बाद में किडनैप कर लेते। दाहिम जलकर बोला तो दाहिम के अंदाज पर दिलशाद और नौरेज़ समेत सभी कहकहा लगा उठे। बिरयानी नहीं थी जो चिकन या बीफ तुमसे पूछ कर डालते। दिलशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, यार हो जाएगी शादी, तुम्हारी फ़िक्र नहीं करो। डेविल ने दाहिम को तसल्ली दी तो दाहिम ने लंबी आह भरते खुद को पुरसुकून किया। मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई, आपकी जैन भाई से बनती एक नहीं और अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए आपने जैन भाई को साथ मिलाया, और ये सब कुछ हुआ कैसे, मुझे जानना है। सुबह से सस्पेंस में डाला हुआ है। एक तो मैं अभी अपनी शादी ना होने के सदमे से ही नहीं निकला हूँ। दाहिम ने बोला तो डेविल मुस्कुराया और दिलशाद को देखने लगा, जैसे कह रहा हो तुम्हारा भाई मेरे बगैर ये सब कैसे कर सकता था। जिसको समझते दिलशाद तंजिया मुस्कुराया, तुम्हारा भाई मेरे बगैर कर क्या सकता था। डेविल ने आखिर दिल की बात जुबान पर ला कर छोड़ी, जिस पर दिलशाद का दोबारा क्या कहा गूंजा, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, दिलशाद ने कहा तो डेविल ने दिलशाद को घूरा, जिसे दिलशाद ने बड़ी फुर्सत से इग्नोर किया। अच्छा मुझे पूरी कहानी बताएं, दाहिम ने दोबारा अपना मुद्दा रखा। तुम्हारा भाई कुछ दिन पहले नौरेज़ के साथ पैलेस मिलने आया था मुझसे। इसने बताया कि आज के दिन वहाबिला में हमला होने वाला है। इसके पास कुछ लोगों के सिस्टम के खिलाफ सबूत हैं जो बेकसूरों मासूम लोगों का खून करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं और इस हमले को जारी रखने के लिए इसे मेरी मदद की ज़रूरत है। डेविल बोला तो दाहिम ने अपने भाई को देखा। इसका भाई मदद के लिए डेविल के पास गया, नामुमकिन। इसलिए नहीं कि डेविल और दिलशाद की एक नहीं बनती, इसलिए कि वो दिलशाद वहाब खानज़ादा था। वो खुशनुदी और तबाही अपने वजूद में लेकर चलता था और मदद नामुमकिन। हमला जारी रखने के लिए, दाहिम ने अपने दिल में दिलशाद के लिए उठते सवालों को दबाते बस ये बात नासमझी से पूछी तो नौरेज़ मुस्कुराया, हाँ जारी रखने के लिए, ताकि पीठ पीछे वार करने वालों तक पहुँच कर इन्हें सामने से खेलने की दावत दी जाए और जाहिर सब कुछ ऐसे किया जाए कि हम लोग बस फंस चुके हैं इनके जाल में। इसीलिए तो जैन की मदद ली थी कि वो ये जाहिर करे और इन पर नज़र रखे। हम लोग इसमें अपनी सिक्योरिटी को शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिक्योरिटी के मेन मेंबर्स के फ़ोन पर चिप्स लगाई गई थी। नौरेज़ बोला तो दाहिम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, लेकिन इनाया भाभी, हाले और नमल भाभी को किडनैप होने देना ज़रूरी था। अगर इन्हें कोई नुकसान, दाहिम इससे आगे खुद हिम्मत नहीं कर पाया कुछ बोलने की और शिकवा कुना आंखों से दिलशाद को देखने लगा, जबकि इसकी अधूरी बात को समझते जैक आगे हुआ। वो लोग इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इन लोगों ने अगर ऐसा किया तो दिलशाद के पास जो इनके खिलाफ भी सबूत हैं, इनसे हाथ धो बैठेंगे और किसी न किसी को इनके हाथ लगने देना ज़रूरी था। बड़ों को इस प्लान में हम शामिल नहीं कर सकते थे और वैसे भी तो इन नामर्दों ने औरतों को किडनैप करने का प्लान बनाया था।
और हमें इनके प्लान की कामयाबी को ही जाहिर करना था। इनका मकसद सिर्फ दिलशाद और नोरेज़ को धमकाना था और हमारा इनसे वाकफियत। जैक बोला तो दाहिम को तसल्ली हुई, लेकिन हम इन्हें कैसे बचाएंगे? अब तक तो आप लोगों ने ये मालूम करने की भी कोशिश नहीं की कि इन्होंने भाभी लोगों को रखा कहाँ है, या फिर सबूत देते वक्त इन लोगों से मिलेंगे और तभी भाभी हाले और नमल भाभी हम तक पहुंचेंगी। दाहिम ने फिर एक सवाल किया। बेचारा परेशान जो था। दिलशाद और नोरेज़ ने इसे सुबह ही तो सारे मामलात से ख़बरदार किया था। वजह दाहिम की मुसलसल बिज़ी रूटीन थी। खैर, लेकिन वो बेचारा वजूहात और नतीजे से अब भी बेखबर था। दाहिम के सवाल पर हशाम बोला, इन लोगों ने दिलशाद और नोरेज़ को कॉल इसीलिए की थी और शम्स रफ़ाकत के बारे में भी हंस कर बता रहे थे। नोरेज़ को इस बात से बेखबर जिसकी बात कर रहे हैं वो इस वक्त ख़ुद तकलीफ़ से कराह रहा होगा। खैर, दिलशाद और नोरेज़ की कॉल को डेविल ने अपने फ़ोन पर ट्रैप किया था, इसीलिए तो कॉल पर ही डेविल और मैं इनका मोबाइल ट्रेस करते वहाँ पहुँचे थे। और आखिरी बात दिलशाद ने भी इनसे मिलने का मुआहदा कर दिया है। अब बस इन लोगों से वाकफियत पाना है दिलशाद के लिए। हशाम बोला तो दाहिम दिलशाद को देखने लगा, जो हवस चुपचाप बैठा था और सबको बारी बारी दाहिम के सवालों के जवाब देता देख और सुन रहा था। फिर दाहिम ने दिलशाद से सवाल किया, भाई आप भाभी लोगों को छुड़वाने के लिए इन लोगों के ख़िलाफ़ सबूतों को इनके हवाले कर देंगे? इन सबूतों में बहुत से मासूम लोगों की बेबसी, खून और आंसू होंगे। दाहिम ने सवाल किया तो दिलशाद मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है दाहिम? दिलशाद ने दाहिम से उल्टा सवाल किया, जिस पर दाहिम पुरसकून होता मुस्कुराया। आप ऐसा नहीं करेंगे, दाहिम ने यकीन से कहा और दिलशाद को अपने भाई के यकीन पर टूट कर प्यार आया। जबकि नोरेज़, हशाम, जैक और डेविल सभी दोनों भाइयों की मुस्कुराती आंखों को देखने लगे। खून का रिश्ता था, अपनायत से भरपूर। वो एक दूसरे की रग रग से कैसे वाकिफ़ ना होते। वो एक दूसरे के दिल से इतने वाकिफ़ थे जैसे समंदर की लहरें। दोनों एक दूसरे को इतना जानते थे कि नोरेज़ दिलशाद को हमराज और बेतहाशा करीबी दोस्त होने के बावजूद आज तक दिलशाद को इस तरह नहीं जान पाया था जिस तरह दाहिम जानता था। और ये बात नोरेज़ दिल से कबूल करता था। जबकि दाहिम हाले से मोहब्बत करता है, ये बात दिलशाद तब से जानता था जब से दाहिम अपने अंदर इस मोहब्बत को तस्लीम कर चुका था। तुम सही हो दाहिम, मैं ऐसा नहीं करूँगा, दिलशाद बोला तो वहाँ मौजूद सब ने दिलशाद को नासमझी से देखा। जबकि दाहिम दिल खोल कर मुस्कुरा गया दिलशाद के जवाब पर। तुमने यही कहा था हमसे, और अगर ये नहीं करोगे तो हमें बता देते, हम इनाया लोगों को पूरा ट्रेस करते। तुमने ही मना किया हमें ट्रेस करने से। चाहते क्या हो तुम? हशाम अपनी जगह से खड़ा होता दिलशाद से गुस्से से मुखातिब हुआ, जबकि डेविल के भी दिलशाद की बात पर माथे पर लातदाद बल पड़े, लेकिन चुप रहते दिलशाद को जांचती नज़रों से देखने लगा। नोरेज़ और जैक भी हैरत से दिलशाद को देखने लगे। दाहिम भी अब दिलशाद की तरफ मुतवज्जा था। दिलशाद, इन लोगों के कब्ज़े में नमल हाले और इनाया भाभी हैं, वो लोग इन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। नोरेज़ भी अब परेशान होता बोला तो दिलशाद सोफ़े की पुश से टेक लगा कर अपना हाथ फैला गया और पैर जमा गया और दूसरा हाथ अपने पैर पर रख गया, जबकि नज़रें अब डेविल पर थीं, जो इसे ही देख रहा था, जबकि बाकी सब दिलशाद को देख रहे थे। हम तुमसे बात कर रहे हैं दिलशाद, अगर इनाया को कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा, इस दफ़ा जैक बोला। लेकिन दिलशाद पर कोई असर नहीं हुआ। वो हवस डेविल को देके जा रहा था और डेविल अपनी जगह से उठा और खड़ा हुआ, दोनों हाथ जेब में डाले। भाई, दाहिम भी कुछ बोलने लगा जब दिलशाद ने हाथ उठाते इसे खामोश रहने का इशारा किया और दाहिम इशारा पाते ही चुप होता सबकी तरह दिलशाद को देखने लगा। इनाया लोग कहाँ हैं? दिलशाद डेविल को देखते हुए बोला तो सब ने गर्दन घुमाकर डेविल को देखा, जो चुपचाप खड़ा था। लेकिन दिलशाद की बात पर जैक को गुस्सा आया। इससे क्या पूछ रहे हो? इसे कैसे पता? जैक कुछ और भी बोलता, लेकिन डेविल दिलशाद को इग्नोर करता आगे कदम लेता सोफ़े के सामने का लाउंज की वॉल नुमा खिड़की के करीब जाने लगा। जब दिलशाद ने जैक की बात काटी और डेविल के कदम वॉल नुमा खिड़की से कुछ फासले पर रुके। मेरी बीवी, बल्कि हम सब की बीवियाँ कहाँ हैं डेविल किंग? दिलशाद ने कहा तो जैक और हशाम दिलशाद के डेविल किंग नाम बोलने पर साकित होते हुए सोचने लगे। हम सब की बीवियों से क्या मतलब? तो नोरेज़ और दाहिम जैन के नाम पर कभी दिलशाद को तो कभी डेविल को देखने लगे, जबकि डेविल खिड़की से बाहर चांद को मुस्कुरा कर देखने लगा। तो मुझसे कब से वाकिफ़ हो दिलशाद वहाब खानज़ादा? डेविल ने चांद को देखते हुए पूछा और कदम खिड़की के सामने ले गया। नज़रें अब भी चांद पर थीं। जबकि इसकी बात सुनता दिलशाद आंखों में कर्ब लिए मुस्कुराया। मैं तुमसे 6 साल से वाकिफ़ हूँ, दिलशाद ने कहा तो हशाम, जैक और दाहिम नोरेज़ आराम से इन दोनों को देखते सोफ़े पर बारी बारी बैठ गए, जबकि हशाम और जैक तो सोच ही सके कि दिलशाद
डेविल को 6 साल से कैसे जानता है? नामुमकिन। डेविल को ताज्जुब हुआ। दिलशाद से इसकी पहली मुलाकात इनाया और दिलशाद की शादी पर हुई थी और माफिया वर्ल्ड के बाहर कोई डेविल को नहीं जानता था, तो दिलशाद इससे 6 साल कैसे वाकिफ़ हो सकता है? डेविल ने बेयकीनी और ताज्जुब से पलटकर दिलशाद को देखा, जिसकी आंखों में डेविल को भी कर्व नजर आया, लेकिन डेविल की बात पर वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा वाकिफ़ हूँ, लेकिन तुम्हें पहचानता अपनी और इनाया की शादी से हूँ, दिलशाद ने डेविल को देखते हुए कहा। जब डेविल कदम उठाता, दिलशाद के सामने अपनी जगह दोबारा संभाल गया। हमारी पहली मुलाकात एक रोड पर हुई थी, डेविल ने दिलशाद की आंखों में देखते कहा। अपनी मलका को खुश रखना, वरना तुम्हारी खुशी की कोई गारंटी नहीं। ये कहने वाले तुम ही थे, जैन कमाल हफीज़, दिलशाद ने डेविल को जताते हुए कहा। वो कभी भी कुछ नहीं भूलता, और वल्लाह दिलशाद वहाब खानज़ादा अपने नाम का एक ही था। वो डेविल से इस दिन से ही वाकिफ़ था जिस दिन डेविल ने ज़ुबानी दिलशाद वहाब खानज़ादा की शान सुनी थी, और अब डेविल आंखों में दिलशाद की शान कबूल किए दिलशाद को देखने लगा। डेविल आंखों में दिलशाद की शान कबूल किए दिलशाद को देखने लगा, और इसी वक्त डेविल का डिम्पल वाज़ेह हुआ। अगर दिलशाद की जगह कोई और होता तो वो डेविल की हकीकत जानने के बाद इसके सामने सर तक ना उठा पाता। और एक दिलशाद वहाब खानज़ादा था जो डेविल पर ना सिर्फ हाथ उठा चुका था, बल्कि तंज के ऐसे ऐसे तीर चलाए जो कभी खुद डेविल ने ज़िंदगी में नहीं सुने थे। इम्प्रेसिव। डेविल ने गर्दन एक तरफ झटकते मुस्कुराते हुए दिलशाद को दाद दी, जिस पर दिलशाद दिल खोल कर डेविल को देखते हुए मुस्कुराया। डेविल किंग, मतलब आप लोग हैं कौन? दाहिम ने दिलशाद और डेविल को खामोश होता देख अपना सवाल दागा, जिस पर दिलशाद ने अपने भाई और नरेश की हैरत में डूबी शक्लें देखते इनकी तरफ रुख किया। जैन कमाल हफीज़ माफिया वर्ल्ड का डेविल किंग है, माफिया वर्ल्ड का बेताज बादशाह, अमेरिका का डॉन। इसके नाम से एक दुनिया कांपती है, एक दुनिया में मेरे साले के नाम का सिक्का चलता है, दिलशाद ने कहा। तो जैक और हशाम समेत डेविल भी अपनी तारीफ पर मुस्कुराया। आज दिलशाद ने पहली दफ़ा इसकी तारीफ़ की थी, वो भी इसकी हकीकत पर मबनी। भाई बता तो ऐसे रहे हैं आप जैसे आपका साला किसी कंपनी का CEO है, दाहिम ने आंखें सुकेड़ कर अपने भाई को देखते हुए कहा, जिस पर डेविल का कहकहा गूंजा। डेविल किंग अपनी दुनिया का बादशाह है, शाम ने मुस्कुराते दाहिम से कहा। तो दाहिम ने मुंह बसोरा, लेकिन करते तो गलत काम ही है ना? दाहिम ने अभी डेविल को देखते हुए कहा। तो जैक शाम मुस्कुराए, जबकि नोरेस सारा मामला समझने की कोशिश में था। तो डेविल दाहिम के सवाल और इसकी बनी शक्ल को देखते तकलीफ से मुस्कुराया। कभी कभी सही को करने के लिए गलत का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ इंसाफ ना मिले वहाँ इंसाफ करना पड़ता है। हर गलत काम करने वाला गुनहगार नहीं होता, कुछ जैन कमाल हफीज़ जैसे होते हैं गलत रास्तों पर सही मंजिल से ना भटकने वाले, दिलशाद ने कहा। तो डेविल ने हैरत से दिलशाद की तरफ देखा, इस पर तंज करने वाला बहनोई आज इसकी तरफदारी कर रहा था, जबकि दाहिम अपने भाई को देखता सर इस बात में हिलाते मुस्कुराया। अगर इसका भाई कुछ कह रहा था तो वो सही कह रहा था। दिलशाद कभी किसी की भी तारीफ़ नहीं करता, सिवाय इनके जिनसे वो खुद बेतहाशा खुले दिल से इम्प्रेस हो, और यकीनन दिलशाद डेविल से इम्प्रेस था। सॉरी जैन भाई, दाहिम ने डेविल की तरफ देखते कहा। तो डेविल मुस्कुराया। कोई बात नहीं छोटे खानज़ादा, डेविल ने मुस्कुरा कर कहा। तो नरेश आगे हुआ। तुम जब जैन के बारे में सब जानते थे तो खामोश क्यों रहे, और ये मदद वाले नाटक और नमन लोगों की किडनैपिंग से क्या करना चाहते थे तुम? नोरेस ने अपना सवाल दिलशाद के सामने रखा, जिस पर नोरेस समेत सभी दिलशाद की तरफ मुतवज्जह हुए। और हम सब की बीवियों की किडनैपिंग से तुम्हारा क्या मतलब था? एक सवाल जैक ने भी किया। मैं अपने साले के बारे में सब जानते इसलिए खामोश रहा क्योंकि मुझे इसके काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेविल किंग माफिया वर्ल्ड के लिए ख़तरा और आम दुनिया के लिए मसीहा है। मैं जान गया था, तो मुझे अपने साले से क्या मसला हो सकता है? मसला तब होता अगर डेविल किंग दुनिया के लिए मसला होता। खैर, मदद का नाटक मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे घर के साथ तुम लोगों के पैलेस पर भी हमला होने वाला था, और सिर्फ हमारी बीवियां ही नहीं बल्कि तुम लोगों की बीवियां भी किडनैप हो गई हैं। दिलशाद ने इनके सवालात के जवाब दिए, जिस पर हशाम और जैक ने डेविल को देखा, फिर एक दूसरे को। तो दाहिम और नोरिस तो दिलशाद को ही देखने लगे। क्या था ये शख्स हर चीज़ से इतना बाखबर? दिलशाद सही कह रहा है डेविल, हशाम ने कहा। तो डेविल ने इस बात में सर हिलाया। वो तो तुम्हारे दुश्मन थे, हशाम ने दिलशाद से सवाल किया। तुमसे किसने कहा? वो सिर्फ मेरे नहीं, मेरे और डेविल के दुश्मन थे, लेकिन एक बात, डेविल इनमें से किसी को मुझसे छुपा रहा है, और मैं नहीं पूछूंगा वो कौन है जिसे डेविल मुझसे छुपा रहा है। वक्त का इंतज़ार है मुझे, मैं खुद इस हकीकत से आशना होना चाहता हूँ। जब अल्लाह मुझे यहाँ तक ले आया है
वो आगे भी मेरे दुश्मनों पर मुझे फ़तह नसीब करेगा। खैर इसलिए तो डेविलिन के कुछ लोगों को मेरे सामने करके मुझ पर ये ज़ाहिर करना चाहता था कि सिर्फ़ वही लोग मेरे दुश्मन हैं, और इन्होंने तुम लोगों की बीवियों को भी इसीलिए किडनैप किया कि वो डेविल को प्रेशर में डालकर सारे सबूत ख़त्म करवा सकें। और ये डेविल की खुद की ख्वाहिश और शायद अमेरिका के डॉन की मजबूरी भी थी, किसी को छुपाने के लिए। दिलशाद ने कहा तो डेविल ने फ़ौरन रुख बदला, जैसे दिलशाद का सामना ना करना चाहता हो। चलो ठीक है, लेकिन तुम डेविल से 6 साल से कैसे वाकिफ़ हो? हशाम ने कहा तो डेविल भी अपना रुख सीधा करता दिलशाद की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो भी तो ये बात जानना चाहता था। ये भी वक्त आने पर पता चल जाएगा तुम्हें, और वक्त तब आएगा जब मैं इसे छुपे हुए दुश्मन से भी वाकिफ़ हो जाऊंगा, दिलशाद ने कहा और सोफ़े से उठते किचन की तरफ कदम बढ़ाए। मकसद पानी पीना था। दिलशाद जब वापस आया तो सब खामोश थे, लेकिन डेविल सिर्फ दिलशाद को देख रहा था। ये कहानी तुम दोनों की है। नोरेस तब से खामोश बैठा बोला था, और क्या खूब बोला था। वो सब कुछ समझकर सवाल करने वालों में से था, वो सवाल जिसमें तमाम जवाबात मौजूद हों। नोरेस के सवाल पर दिलशाद मुस्कुराया। ये कहानी ना मेरी है ना डेविल की, ये कहानी किसी और की है, दिलशाद ने कहा तो डेविल की आंखों में कुछ उभरा, वो जो शायद पहले उलझा हुआ था। डेविल और दिलशाद को देखते सब दोबारा खामोश हुए। चलें, दिलशाद ने दोबारा खामोशी तोड़ी। कहाँ? जैक, हशाम, नोरेस और दाहिम ने एक साथ सवाल किया, जबकि डेविल उठता मुस्कुराते हुए दिलशाद के सामने खड़ा हुआ और कंधे उचकाता आगे कदम बढ़ा गया। डेविल के जजीरे पर हमारी बीवियाँ हमारी मुंतज़िर होंगी, दिलशाद ने कहते अपने कदम डेविल के पीछे लिए तो सभी अपनी अपनी जगह से उठते बाहर कदम बढ़ा गए। ये एक जजीरा था जिस पर एक स्लेटी रंग का महल बना हुआ था, और इस जजीरे पर हर तरफ खामोशी थी। कुछ शोर था तो वो समंदर की लहरों का। पाकिस्तान में शायद इस वक्त सुबह हो चुकी थी, लेकिन ये जजीरा रात का मंजर लिए हुए था। तुम किसकी मुंतज़िर हो? इस जजीरे पर बने महल की खुली बालकनी में तनाविश ने आयत को देखते हुए सवाल किया। तनाविश के सवाल पर आयत ने नज़रें बाहर के मंजर से ना हटाते हुए हवा के दोष से उड़ती अपनी जुल्फ़ों के साथ बोली, डेविल किंग की। आयत के जवाब पर तनाविश आयत के आधे रुख को हैरत से देखने लगी। ये कहो तुम अपनी मौत की मुंतज़िर हो? तनाविश के तंज से कहा तो आयत इसकी तरफ पलटी। जिसकी सांसें मुझसे चलती हों वो अपनी सांसें खुद छीनेगा, आयत ने कहा तो तनाविश ने कहकहा लगाया और अपने हाथ में थामा शराब के गिलास से मुंह लगा गई। वो ऐसी ही थी, आवारा। इसकी हरकत को आयत ने अफसोस से देखते सर झटका। वो डेविल किंग है, वो तुम्हारी साजिश पर तुम्हें जान से मार देगा, तनाविश ने आयत का मजाक उड़ाते कहा तो आयत समंदर की लहरों में चांद को देखते खुद से मुखातिब हुई, और मैं इसकी डेविल क्वीन, मेरी तो जान ही इसके वजूद में बसती है। आयत मुस्कुराते हुए समंदर को देखते हुए सोचने लगी। तनाविश आयत को खामोश देखते गुस्से से शायद कुछ कहने वाली थी जब मिसेस मलिक वहाँ पहुँची। तुम दोनों को डेविड नीचे बुला रहा है, मिसेस मलिक ने तनाविश और फिर आयत की पुश्त को गुस्से से देखते हुए कहा। वो आयत से इतनी नफरत करती थी कि इनका बस चलता तो इसी वक्त इसे ख़त्म कर देती। आखिर आयत के शौहर डेविल किंग ने ही तो इनके बड़े बेटे कलंदर को मारा था, लेकिन वो कर क्या सकती थी। डेविड ने इनकी और मिसेस सिद्दीकी की आंखों में आयत के लिए ख़तरा देखते इन्हें वार्न किया था कि अगर इन्होंने कुछ भी किया आयत के साथ तो वो इन्हें जिंदा ज़मीन में दफना देगा। डेविड तो डेविल को अपनी मनपसंद औरत के हाथों धोखा खाता और आयत की सच्चाई डेविल पर खुलते देख अपनी फतह का जश्न मनाना चाहता था। इसीलिए मिसेस मलिक आयत की पुश्त को घूरती इन्हें पैगाम देती वहाँ से निकल गईं, लेकिन आयत हवस समंदर में खोई रही। जब तनाविश ने इसे दोबारा मुखातिब किया, चलो आयत, तनाविश ने कहा तो आयत ने इस्पात में सर हिलाते आगे कदम लिए, जिस पर तनाविश भी आयत के पीछे चल दी। आयत और तनाविश नीचे आई तो बड़े से लॉन में फानूस के नीचे बड़े सरबराही सोफे पर डेविड बैठा था। वो एक 40 साल के लगभग अमेरिका का दावेदार डॉन बनना चाहता था, इसीलिए तो वो डेविल से खर खाता था। और मिसेस मलिक और मिसेस सिद्दीकी एक कंबाइन सोफ़े के कोनों पर विराजमान थीं। वो दोनों भी तो अपने अपने बेटे और शौहर की मौत का बदला लेने के लिए डेविड के साथ मिल चुकी थीं, और मिसेस मलिक का तो शौहर और छोटा बेटा राहिल अब भी डेविल के कब्ज़े में थे। इन्हें अपने बेटे और शौहर को भी तो छुड़ाना था, जिसका वादा डेविड ने इनसे किया था। बुटीक में डेविल के कलंदर और सिद्दीकी साहब को मारने के बाद, जो कि डेविड की टीम में शामिल थे, इनका एक वफादार बचता डेविड तक पहुंचा था, जिसने सारा माजरा बताते आयत की गैर होती हालत का भी जिक्र किया था, जिस पर डेविड ने मिसेस मलिक और मिसेस सिद्दीकी को आयत से रब्ता करने और इनकी टीम में शामिल होने का कहा था। मिसेस मलिक और मिसेस सिद्दीकी तो पहले से ही अपनों का
का बदला लेने के लिए डेविड से हाथ मिला चुकी थीं, जिस पर मिसेस मलिक और मिसेस सिद्दीकी ने आयत के वापस पाकिस्तान आने की खबर सुनते ही इसके सामने मिसेस सिद्दीकी ने सिद्दीकी साहब की मौत का बदला लेने की बात की। वो समझती थीं जब आयत अपने बाप के लिए डेविड से गद्दारी कर सकती है तो वो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक पहुँच सकती है, और वो भी ऐसा ही। आयत ने हामी भर ली थी। डेविड का प्लान दिलशाद के घर पर हमला करके औरतों को किडनैप करवाने का था, और इस प्लान में कोई और भी शामिल था जो अब तक छुपा हुआ था, क्योंकि दिलशाद के हाथ डेविड के काले कारनामों और कलंदर मलिक और सिद्दीकी साहब के नाजायज़ कामों के से कमाए पैसों का सबूत था जिन्हें वो लोग हासिल करना चाहते थे। दिलशाद वहाब खानज़ादा बज़ाहिर कामयाब बिजनेसमैन था। एक दुनिया इसे शार्प बिजनेसमैन के नाम से जानती थी, लेकिन वो गलत करने वालों, मासूमियत का जनाजा निकालने वालों के लिए तबाही था। वो CBI से जुड़ा था, अपनी ताकतवर फ़ौज को लेकर, जो डेविड सिद्दीकी साहब और कलंदर मलिक जैसे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते इन्हें सज़ा दिलवाते थे। इन लोगों के लिए वो सबूत तबाह करना ज़रूरी था। जबकि डेविड ने आयत को, महक और आयशा को किडनैप करने का भी कहा था, ताकि वो डेविड को भी प्रेशर में ले सकें, और जब वो लोग यहाँ आए तो बिना इन लोगों की चालाकी का शिकार हुए अपने काम निकलवा सकें। डेविड जानता था डेविड और दिलशाद इस तक ज़रूर पहुँचेंगे, और आयत इनके हर प्लान से वाकिफ़ थी, लेकिन अभी तक डेविड के पार्टनर से वो भी बेखबर थी। आओ डेविल क्वीन। डेविड अपना एक हाथ पैर पर रखते दूसरे हाथ से आयत को सोफे पर बैठने का इशारा करता बोला। जब आयत इसकी तरफ एक नज़र रख देखते अपनी नशिश संभाल गई तो तनाविश भी दूसरे सोफे पर आयत के बराबर में आ बैठी। डेविल क्वीन, तुम्हारा डेविल किंग इस जजीरे की हदूद में पहुंच चुका है। अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म। तुम इसे अपने हाथों से मार कर अपने बाप की मौत का बदला ले लो, और मैं इसके बहनोई से सबूत। डेविड कहता क्या कहा लगा उठा। जब आयत मुस्कुराई, मैं तो बेचैन हूँ मौत के घाट उतारने को। आयत डेविड को देखते हुए बोली तो मिसेस सिद्दीकी, तनाविश और मिसेस मलिक मुस्कुराए। डेविड कुछ और भी कहता कि मेन गेट से डेविल, इसके पीछे दिलशाद, हशाम और इनके पीछे जैक नोरिस और दाहिम आते नजर आए। डेविड ने लब भींचते मुस्कुराते हुए आयत को सामने देखने का इशारा किया। इन लोगों को देखते आयत डेविल को देखने लगी, जबकि जैक, हशाम, नोरिस, दाहिम नासमझी से आयत को अपने दुश्मनों के साथ बैठा हुआ देख रहे थे। आयत की नज़रें डेविल पर थीं। ब्लैक पैंट, स्काई ब्लू शर्ट में ऊपर के 2 बटन खुले छोड़े जिससे डेविल का सीना नज़र आ रहा था। एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहने वो अपनी नीली समंदर जैसी आंखों से आयत को ही देख रहा था, और आयत इसे, हमारी बीवियां कहाँ हैं? दिलशाद ने कहा तो डेविड अपनी जगह से उठता वहीं खड़ा हुआ, जिसकी अकलियत में इसकी साथी खवातीन भी खड़ी हुई सिवाय आयत के। बिल्कुल महफूज हैं। तुम बताओ सबूत लाए हो? डेविड ने कहा तो दिलशाद ने पीछे हाथ करते जैक से फाइल और पेन ड्राइव्स लीं और डेविड के सामने लहराईं, जिन्हें देखते डेविड ने दिलशाद की तरफ कदम बढ़ाने चाहे। पहले हमारी खवातीन को हमारे सामने करो, दिलशाद ने कहा तो डेविड के कदम रुके। उसने गर्दन मोड़ते तनाविश को इशारा किया, जिसे समझते तनाविश एक तरफ कदम बढ़ा गई। कुछ देर यूं ही खामोशी रही। डेविल की नज़रें अब भी आयत पर थीं, जो मखसूस सोफे पर टांग जमाए बैठी थी। ये भाभी की भाभी स्टैचू बनी क्यों बैठी हैं? और इनके साथ ये दाहिम था, जिसने जैक के कान में सरगोशी की, जिस पर जैक ने रुख दाहिम की तरफ करते इसे देखा। मुझे क्या पता, मैं खुद तुम्हारे साथ आया हूँ, जैक ने जल कर कहा तो दाहिम ने इसे देखते नफ़ी में ऐसे सर हिलाया जैसे वो दुनिया में कुछ नहीं जानता था, जिस पर जैक ने इसे घूर कर देखा, जिसे दाहिम ने इग्नोर करते सामने रुख किया, जहाँ से तनाविश के पीछे कुछ लोग हाले नमल, महक और आयशा को लेकर आए। हाले को देखते दाहिम ने सुकून का सांस लिया, और यही हालत नोरिस, हशाम और जैक की थी, और नमल, हाले, महक और आयशा भी नम आंखों से अपने शौहरों को देखने लगीं। जबकि खवातीन को देखते दिलशाद ने वहाँ इनाया को ना पाकर दिलशाद के माथे पर बल पड़े। मेरी बीवी कहाँ है? दिलशाद धाड़ा तो डेविड ने इसकी दाढ़ पर गुस्से से फिर मुस्कुराते से देखा। तुम्हारी बीवी तुम्हें जब मिलेगी दिलशाद वहाब खानज़ादा, जब ये सबूत असली निकलेंगे, वरना। डेविड कुछ और भी बोलता कि दिलशाद डेविड तक पहुंचता एकदम डेविड पर झपटता, इसे पंच रसीद कर गया। दिलशाद के ऐसे करते ही डेविड दिलशाद से 4 कदम पीछे होता, अपने मुंह पर दोनों हाथ रखता, फिर दिलशाद को गुस्से से देखने लगा, और इसके वहाँ खड़े आदमी गन लोड कर गए तो दाहिम, हशाम, जैक और नोरेस ने भी गन्स लोड की। जब डेविल ने अपने बहनोई के अमल पर दाद देती नज़रों से दिलशाद को देखते आयत से नज़रें हटाईं और मुस्कुराते हुए सबसे मुखातिब हुआ। चिल गाइस, इतनी क्या जल्दी है खून खराबे की? और आप मेरी सौतेली सासू माँ जी, सबूत चेक कर लें जब तक। तुम मेरी डेविल क्वीन, मुझे बताओ तुम मेरे दुश्मन के साथ इतने आराम से क्यों विराजमान थी? डेविल ने पहले डेविड और हशाम लोगों को देखते हुए कहा, और फिर मिसेस सिद्दीकी को, और फिर दोनों हाथ जेब में डाले 2 कदम आगे लेते आयत को देखते हुए
जिस पर डेविड ने अपने अपने लोगों को गन्स नीचे करने का इशारा करते मिसेस सिद्दीकी और मिसेस मलिक को सबूत चेक करने का इशारा करते क्या कहा लगाया तो नमल और हाले ने भी सारा मंजर नासमझी से देखा, जबकि आयशा और महक ने नम आंखों से आयत की तरफ देखा। तुम्हारी डेविल क्वीन तो बेवफा निकली डेविल किंग, तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने वाली, तुम्हारे घर से जैक और हशाम की बीवी को किडनैप करने वाली तुम्हारी क्वीन ही थी। आखिर इसे तुमसे अपने बाप की मौत का बदला जो लेना था, तुम्हें यहाँ बुलाकर अपने हाथों से मारने का। डेविड कहा लगाता बोला तो दाहिम, जैक, हशाम, नौरेस, हाले, नमल और आयशा और महक ने बेयकीनी से सोफे पर बैठी आयत की तरफ देखा, जो डेविल को देख रही थी। और डेविल इसे, ओह सीरियसली? डेविल ने आयत को देखते अपने डिंपल की नुमाइश करते सर को झटका। डेविल की मुस्कुराहट को देखते डेविड को गुस्सा आया। वो कुछ कहता कि मिसेस मलिक की आवाज़ पर मुतवज्जा हुआ। इन फाइल और ड्राइव्स में कोई सबूत नहीं है। मिसेस मलिक गुस्से से दिलशाद और डेविड को देखती बोली तो डेविड ने दिलशाद को देखा जो मुस्कुरा रहा था। तुमने गलत किया, अब अंजाम तुम लोगों की मौत है, डेविड ने कहा तो इसके लोगों ने फायरिंग स्टार्ट की, जिसे समझते दिलशाद और डेविड समेत सभी खुद को और ख़वातीन को बचाने के लिए कदम जमा गए। दिलशाद ने गन संभालते और डेविड के आदमियों पर फायर करते एक पिलर का रुख किया और अब फायर ख़वातीन के गिर्द आदमियों पर करने लगा, जिससे दाहिम हाले तक जल्दी पहुंचा। हाले घबराई हुई दाहिम को ही देखे जा रही थी। दाहिम लहू होती आंखों से इन आदमियों से अपनी और हाले की हिफाजत करते हाले का हाथ थामे इसे अपने पीछे कर गया। दाहिम, आज हमारा निकाह था, तुम जल्दी नहीं आ सकते थे। हाले पहले तो घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही दाहिम ने इसका हाथ थामा तो अपने पास अपना मुहाफिज पाकर अपने निकाह की टेंशन इसे सताने लगी। दाहिम ने हाले की तरफ रुख किया तो हाले इसे खूनख्वार नज़रों से दूसरा हाथ लड़ाकर औरतों की तरह कमर पर टिकाए इसी से मुखातिब थी, क्योंकि एक हाथ तो दाहिम ने थामा हुआ था। दाहिम हाले को देखते मुस्कुराया और फिर दाहिम की आंखों में लहू के साथ शरारत चमकी। मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ डेट थी तो इसलिए लेट हो गया। दाहिम ने रुख सीधा करते बारी बारी 2 आदमियों पर फायर किया तो हाले का मुंह हैरत से खुल गया। 2 के साथ डेट एक साथ? वो दुनिया की वाहिद लड़की थी जो अपने निकाह वाले दिन निकाह ना होने की वजह से परेशान होने की बजाय अपने होने वाले शौहर की 2 गर्लफ्रेंड्स को एक साथ डेट करने पर ज़्यादा परेशान थी। हाले की बात सुनते दाहिम को खुद इसी बात की हैरत हुई, जिस बात पर आप सब भी हैरान हैं, लेकिन वो दाहिम था। खुद को कंपोज करते हाले की तरफ रुख किया। अब मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? दाहिम ने मुस्कुराते हुए गन वाले हाथ की 2 उंगलियों से अपनी शर्ट का कॉलर झाड़ा, क्योंकि दूसरे हाथ से तो इसने हाले का हाथ थामा हुआ था। और इसके अंदाज पर हाले ने आंखें घुमाई और जल कर बोली, डूब कर मर जाओ। हाले बोली तो दाहिम का कहकहा गूंजा। वो आखिरकार हाले को तपा ही चुका था, जबकि दाहिम पर फायर करने वाले आदमी पर डेविल ने फायर किया। छोटे खानज़ादा, पहले इन कमीनों से निमट लो, फिर मैं खुद तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की खबर अपने बहनोई तक पहुंचाऊंगा। डेविल बोला तो दाहिम ने डेविल की तरफ देखते मुंह बसोरा, जिस पर डेविल का कहकहा गूंजा और हाले भी खिलखिला कर हंस दी। लेकिन दाहिम के घूरने पर मुंह बनाती बोली, चुप करके इन लोगों को मारो, मैं तब तक अपना झुमका ढूंढती हूँ, पता नहीं यहीं पर कहीं गिर गया होगा। हाले बोली तो दाहिम ने इस पागल लड़की को हैरत से देखा, जो इधर उधर नीचे नज़रें घुमाए शायद अपना झुमका ही तलाश कर रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है हाले, यहाँ फायरिंग हो रही, तुम्हें झुमके की पड़ी है। दाहिम ने 1-2 आदमियों पर फिर फायर करते कहा तो हाले ने इसे घूरा। मेरा फेवरेट झुमके की जोड़ी है वो, और अब अच्छा लगेगा एक झुमका पहनकर यहाँ से निकलूँ, इसीलिए मैं इस झुमके को के बिना तो नहीं हिलने वाली यहाँ से। हाले मुँह फुला कर बोली तो दाहिम का दिल चाहा अपना माथा दोनों हाथों से पीट ले, और अब वो ये काम आसानी से भी कर सकता था, क्योंकि हाले इसका हाथ छोड़ती अपने झुमके की तलाश में निकल गई थी और बेचारा दाहिम कर क्या सकता था। इसीलिए सर झटकते दाहिम भी हाले से कुछ फासले पर चलते अपनी और हाले की हिफाजत करते हुए दुश्मनों से निमटने लगा। दूसरी तरफ नौरेज़ इन दुश्मनों से लड़ते खुद को बचाते नमल तक पहुंचा तो एक आदमी ने नमल से कुछ फासले पर नमल को निशाने पर लिया हुआ था, और नौरेज़ ने नमल को देखते इस आदमी ने नौरेज़ को गन नीचे करने का इशारा कर दिया था। तो नौरेज़ ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, वो नमल को कोई तकलीफ़ नहीं होने देना चाहता था। और इसी वक्त हशाम महक के पास पहुंचते इसे कमर से थामते एक पिलर के पीछे लेकर चला गया। हशाम ने गर्दन मोड़ कर देखा तो नौरेज़ हाथ सरेंडर किए हुए था। हशाम ने निशाना नमल के करीब आदमी पर बांधते फायर किया तो वो आदमी लड़खड़ा कर नीचे गिरा। नौरेज़ हशाम को देखता अपनी गन दोबारा उंगलियों की मदद से हवा में लहराते होल्ड करता एक जस्ट में नमल तक पहुंचा। नमल के घबराने की वजह से नमल का चेहरा और गर्दन पसीने की बूंदों में भीगे हुए थे। नमल ने नम आंखों से नौरेज़ को देखते इसके सीने पर सर रखा तो नौरेज़ ने नमल की कमर पर गिरफ्त मजबूत करते इसके बालों में बोसा दिया। तुम ठीक हो नमल? नौरेज़ ने नमल
से पूछा तो नम होती आंखों से नमल ने नोरेस के सीने से सर उठाकर इस बात में सर हिलाया। नोरेस ने बाएं हाथ नमल की गर्दन और चेहरे के दरमियान में रखते इसके माथे पर अकीदत से बोसा दिया तो नमल की आंखों से आंसू गालों पर बहने लगे, जिन्हें नोरेस ने पीछे होते दाएं हाथ में थामी गन को बाएं हाथ में लेते दाएं हाथ की उंगलियों के पोरों से साफ किया। नोरेस शम्स रफ़ाकत मैं तवाइफ। एक सेकंड, ये क्या बोल रही है? नमल सिसकी लेती नोरेस का दायां हाथ थामती टूटे अल्फाज में बोली तो नोरेस ने इसके लबों को अपने लबों से छूते इसकी बाकी अल्फाज का गला घोंटा। जिसने तुम्हें इस नाम से पुकारा था, मैं इसकी ज़ुबान काट आया हूँ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने हम सब से अपनी सच्चाई क्यों छुपाई, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ वो सच्चाई ही ऐसी थी कि कोई भी लड़की अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहेगी। तुम पाक हो और मुझे तुम्हारी पाक दामनी पर यकीन है। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम मेरी इज़्ज़त हो नमल। दोबारा कभी खुद को इस नाम से नहीं पुकारना। नोरेस नमल की आंखों में देखते हुए बोला तो नमल इसे देखती रोती सिसकती इसके सीने में दोबारा मुँह छुपा गई। वो इसका मुहाफ़िज़ था जो इसकी तज़लील करने वाले की ज़ुबान काट चुका था। ये था सफ़र तवाइफ ज़ादी से नमल की इज़्ज़त की ज़िंदगी का। वो जब यहाँ लाई गई थी तो तनाविश ने इससे कहा था तवाइफ की खबर भी इसके गैरतमंद शौहर तक पहुँचा दी गई है और अब वो तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। चलो, एक दुश्मन तो खुद ही कम हो जाएगा हमारा, और रही तुम्हें तो हम किसी कोठे पर पहुंचा ही देंगे। तनाविश की बात सुनते हाले आयशा और महक ने हैरत से नमल को देखा था, जिस पर नमल को ऐसे लगा वो हैरत नहीं इसके लिए हकारत हो। तब से ही वो दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मुझसे ये इज़्ज़त की ज़िंदगी मत छीनना मेरे मौला। मैं तो अब नोरेस से मोहब्बत करने लगी हूँ, इन्हें मेरा मुहाफ़िज़ बना दे मेरे अल्लाह। और देखो इसकी दुआ अल्लाह ने कैसे कबूल की, जिसे एक दुनिया तवाइफ ज़ादी कहती थी आज कोई इसे अपनी इज़्ज़त कह रहा था। वो पाक औरत थी और अल्लाह ने इसको मुहाफ़िज़ भी साले दिया था। नमल बरका की ज़िंदगी से साबित होता है दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, दुआएं तो तकदीरें बदल देती हैं, जैसे आज नमल बरका की बदली गई थी। नोरेस ने नमल के गिर्द हिसार बनाते बाएं हाथ से ही कुछ आदमियों पर फायर किए और नमल को अपने सीने में मजबूती से भींच गया। नमल का दिल भी इख्तियार बोल उठा, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ओके गाइस, तो ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आई नो दैट ये थोड़ा सा शॉर्ट है, इतना कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, बट ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मेरा कल एग्ज़ाम है जिसके लिए मुझे थोड़ा पढ़ना है। वैसे मैं डेली की कोशिश करूँगी घंटा डेढ़ निकालने की, बट किसी दिन अगर स्किप हो जाए तो प्लीज़ माज़रत, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप लोग वैसे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने पेपर्स छोड़ के तो बिल्कुल भी आप लोगों के लिए ये नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स तो ज़ीरो है। चले मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दुआ करें पेपर्स भी मेरे अच्छे हों और पार्ट्स भी अपलोड कर दूँ, और ये भी दुआ करें कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ तो बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।